हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में। और जैसा कि देखो, आप सभी को पता चल गया होगा। पता क्या चल गया, बिल्कुल मालूम ही होगा। ये एसआई का एग्ज़ाम जो है वो जल्द ही होने वाला है, यानी कि कुछ ही टाइम बचा हुआ है। 12 नवंबर जैसा कि एस्टिमेटेड डेट इसकी है। एस्टिमेटेड डेट क्या अब तो फिक्स हो गई है, 12 नवंबर ही है। और उसमें मूल विधि बहुत ही क्वेश्चंस इसके आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और मैंने क्या किया है कि इसमें 400 एमसीक्यूज़ कराने जा रहा हूँ। आज नहीं, 400 एमसीक्यूज़ नहीं, बल्कि वो 50-50 एमसीक्यूज़ हैं। इसकी मैं 2 वीडियो डालूंगा। आज अभी डाल रहा हूँ, अभी अभी अपलोड करूँगा थोड़ी देर पे। वीडियो कंप्लीट होने के बाद में 50 एमसीक्यूज़ और फिर इवनिंग में डाल देंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन इस टाइप से हमारे एक दिन में कंप्लीट होंगे और 4 दिन में मूल विधि के 400 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये सभी को मालूम होना चाहिए। देखो, भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आया था, तो ये सभी को पता होगा। बताइए, 6 दिसंबर 1862 या फिर 6 अक्टूबर 1860। क्योंकि इसके साथ में जो भी इतनी दिन से तैयारी कर रहा है वो इन दो ऑप्शंस के साथ में नहीं जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, 6 अक्टूबर 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 अक्टूबर 1807। देखिए, भारतीय दंड संहिता विधि है, कैसी विधि है? प्रक्रिया विधि तो अपनी सीआरपीसी है। कैसी है? मौलिक विधि है ये। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक विधि। जिसके मौलिक विधि आंसर है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता कुल कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं बताइए। 510 हैं कि 512 है या 511 या 500 सॉरी 280। 280 तो है ही नहीं, 511 भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है अपना? 511 कुल इसमें धाराएं हैं। देखिए लिखा हुआ है इसमें कितने कितने अध्याय, कितने अध्याय 13 है। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो इसमें कुल अध्याय 11 हैं और 511 इसमें धारा हैं। और इसमें अनुसूचियों का अभाव है, इसमें अनुसूचियां नहीं है। अपनी सीआरपीसी में अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही है। कितने हैं इसमें? 23 अपन लोगों के हैं, अभी अभी पढ़ा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आने की प्रबल संभावना है इसमें। देखो, भारतीय दंड संहिता किसकी देन है? तो किसकी देन है बताइए। डलहौजी की है, लॉर्ड इरविन की है, या फिर लॉर्ड कर्जन की है? देखिए, कर्जन से तो बंगाल विभाजन है। ठीक है, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। ठीक, ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे। लॉर्ड इरविन ऐसा भी कुछ नहीं, लॉर्ड मैकेले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विधि आयोग। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय विधि आयोग कब बना था? विधि आयोग की बात करें, भारतीय विधि आयोग कब बना था? तो 1834 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1834 को बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1834 को ये किस चार्टर एक्ट के द्वारा बना था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बना था। देखिए, दंड का सिद्धांत क्या है? दंड का सिद्धांत क्या है? दंड जो है वो पनिशमेंट का सिद्धांत क्या है? सुधारात्मक है या प्रतिकारात्मक है या निरोधात्मक है? कौन सा है? तो ये सभी इसमें आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर दायित्व के अपराध में क्या है? आशय आवश्यक नहीं होता है। कठोर दायित्व, कठोर दायित्व में तो इसका आशय इसमें आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कौन सा प्रयत्न पात्रक दंडनीय नहीं है? पृथक दंडनीय नहीं है। हत्या करने का प्रयत्न बिल्कुल है। चोरी करने का प्रयत्न बिल्कुल दंडनीय। आत्महत्या का प्रयत्न बिल्कुल है। आपराधिक मानव वध का प्रयत्न, बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? जो कौन सा दंडनीय नहीं है? तो बताइए इसमें राइट आंसर होगा चोरी करने का प्रयत्न दंडनीय नहीं, बल्कि इन सभी में देखो, हत्या में तो होता ही होता है, आत्महत्या में भी है, आपराधिक मानव वध में भी है। तो चोरी करने का प्रयत्न कोई दंड नहीं है, दंडनीय नहीं है। देखिए क्या लिखा है। देखिए लिखा हुआ है जो हत्या का प्रयत्न, देखो किस में है? 307 में। कौन सी धारा है? हत्या का प्रयत्न 307 में है। और आपराधिक मानव वध किस में है? 308 में है। किस में? आपराधिक मानव वध 308 में, धारा 308 आईपीसी। इट इज सेक्शन आईपीसी 308। जो होमिसाइड होता है उसके बारे में इसमें प्रयत्न है। और आत्महत्या सुसाइड का प्रयत्न किस में है? धारा 309 में, धारा 309 में 309 में
सुसाइड करने का प्रयत्न, और लूट करने के लिए प्रयत्न धारा 393 यानी कि 393 में लूट करने का प्रयत्न किया गया है, प्रयत्न। अच्छा आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सफल अभियोजक का परिणाम क्या होता है। एक सफल अभियोजक होता है, उसका एक परिणाम क्या होता है, तो ये दोष सिद्ध कराना होता है, दोष से मुक्त कराना, या मृत्यु दंड और उन्मोचन कराना। तो इसमें दोष से सिद्धिकरण, दोष सिद्ध होता है एक सफल अभियोजक। देखो क्या लिखा है, देखो सफल अभियोजक तब कहा जाएगा जब अभियुक्त को उस अपराध में सजा हो, वो सफल अभियोजक हो। असफल अभियोजक वो होगा जिसको अपराध मुक्त कर दिया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए किसमें पूछा गया, उत्तरांचल सिविल जज 2002 पे पूछा गया। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है, यानी कि दुराशय, क्षति, हेतु या फिर आपराधिक कृत्य। बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हेतु कुछ नहीं होता है, बल्कि दुराशय भी होता है और क्षति भी पहुंचाते हैं, तभी तो अपराध होता है। और आपराधिक कृत्य कोई वर्क हो आपराधिक ऐसा। ठीक है, देखिए किसी अपराध के आवश्यक के अवयव होते हैं, जैसे दुराशय मन हो, दुराशय हो, मानव क्या लिखा है, दुराशय हो, मानव होना चाहिए। अपराध किस पे होगा, मानव पे होगा। कार्य व क्षति होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का जो कि भारत का नागरिक है, ओके, का क्या है, इंडियंस जो क्या कहते हैं सिटीज़न है, और युगांडा में हत्या करता है। ठीक है, उसे कोलकाता में पाया जाता है, तो उसका हत्या का विचरण कहाँ पर होगा, युगांडा पे होगा, चेन्नई में होगा। देखो जहाँ पे पकड़ा जाएगा उसका वहीं पर केस दर्ज किया जाएगा, वहीं पे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा 4 में वर्णित क्या क्या है। अब देखिए धारा 4 में वर्णित है अपना, राज्य के भीतर किए गए अपराधों का दंड राज्य क्षेत्रातीतों में, जो राज्य के भीतर यानी कि एक स्टेट के भीतर किए गए अपराध और राज्य क्षेत्रातीत उस एरिया में अपराधों का विस्तार। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। धारा 13 में धारा 4 में राइट आंसर क्या होगा इसका। वन मिनट, तो बताइए इसका धारा 4 में क्या क्या वर्णित है। राज्य के भीतर किए गए अपराध, जो किए गए अपराधों का दंड होता है, और राज्य क्षेत्रातीत में विस्तार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही इसमें धारा 4 में इनके वर्णित हैं। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है अपने पास में। देखिए इस संहिता की कोई बात इन प्रावधानों को प्रभावित ना करेगी। तो कौन सी नहीं करेगी, देखिए ये सेट हो जाना, यस। देखिए भारत सरकार की सेवा के जो अफसरों के विद्रोह का अभित्योजन, और नौसैनिक और वायुसैनिक और सैनिक के विद्रोह एवं अभित्योजन, यानी कि ये जो इसमें है संहिता में कोई भी बात प्रावधान को प्रभावित ना करेगी। तो ये दोनों ही सही हैं, ए और बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है इसमें, जो आईपीसी की जो सेक्शन 5 है यानी कि धारा 5 में, ये अधिनियम में कोई बात जो भारत सरकार की सेवा के अफसरों और सैनिक और नौसैनिक जो होते हैं, अपने ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, नौसैनिक और नेवी और एयरफोर्स द्वारा जो विद्रोह एवं अभित्योजन दंडित करने वाले अधिनियम के उपबंधों या विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों का प्रभाव नहीं डालेगी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है अपने पास में, व्यक्ति सम्मिलित है, कोई कंपनी हो, बिल्कुल सही बात है, कोई व्यक्ति निकाय हो, ये भी बिल्कुल है, और कोई संगम। तो यानी कि अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। और व्यक्ति को परिभाषित किया गया धारा 11 में, किसमें किया गया, धारा 11 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और चैनल को शेयर कर दें। देखिए व्यक्ति की परिभाषा किसमें दी गई है, तो अपने 11 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक शब्द को किसमें परिभाषित किया गया, लोक शब्द की बात हो रही है। धारा 11 तो अभी पढ़ के आए थे, किसमें क्या इसमें था, ये अपना व्यक्ति को परिभाषित करता है, और
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना धारा 12। धारा 12 में किसको परिभाषित करते, परिभाषा दी गई है, तो ये अपनी धारा 12 में दी गई, सेक्शन 12 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, लोक में कौन कौन आएगा। लोक में लोक का वर्ग आएगा, कोई वर्ग होगा, या लोक का कोई समुदाय होगा, या लोक का कोई भी वर्ग या समुदाय, या डी ऑप्शन है अपने पास में कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति तो भाई ऐसे ही काट दो, कृत्रिम व्यक्ति नहीं, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा लोक का, यानी कि पब्लिक का कोई भी वर्ग का समुदाय इसमें शामिल है, आयोग में होगा। देखिए धारा 12 यानी कि अभी अभी बात कर रहे थे, धारा 12 सेक्शन 12 किससे, लोक को कोई मतलब लोक, जो लोक है उसको डिफिनीशन दिए, परिभाषित किया गया है। और इसमें लोक शब्द का कोई भी अंतर्गत आता है, कोई भी आता है, लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं क्या, कोई भी वर्ग या समुदाय का लोक शब्द इसमें आता है, कोई भी, कोई स्पेसिफिक नहीं है। देखिए न्यायाधीश को किस में परिभाषित किया गया है, तो न्यायाधीश को किस में परिभाषित किया गया है, तो बताइए धारा 17 या फिर 16 और धारा 18। धारा 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर नहीं है, लेकिन धारा 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना जरूर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा धारा 17 किससे रिलेटेड है। तो देखिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, धारा 19। इन सेक्शन 19 में जस्टिस की डिफिनेशन दी गई है, जज की डिफिनेशन दी गई, जस्टिस नहीं, जज की डिफिनेशन दी गई। न्यायाधीश में कौन कौन आएगा, जो पद रूप से न्यायाधीश हो, बिल्कुल ए तो होगा अपना, ए ठीक राइट होगा अभी। जो विधि कार्यवाही में भाग लेता है, चाहे वह सिविल हो या दंडिक हो, यानी कि अपनी सिविल कोर्ट हो अथवा ये क्रिमिनल हो, जो अपील ना होने पर अंतिम हो जाए। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही न्यायाधीश में आएगा है। ठीक है, आगे देखते हैं धारा 19, जैसे कि ये भी बताया था जज से संबंधित है। आगे देखिए, इनमें से कौन न्यायाधीश नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से न्यायाधीश नहीं है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखो कौन न्यायाधीश नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसमें आपके पूरे सब मिला होगा। देखो क्या सन 1859 के जो अधिनियम था, अधिनियम 10 के अधीन किस वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर, ये भी बिल्कुल सही है। किसी आरोप से संबंधित जिसके लिए जुर्माना या कारावास से देने की सख्ती है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले कलेक्टर, ये भी बिल्कुल सही है। मद्रास संहिता के 1816 के विनियमन 7 के अधीन वादों को विचरण करने की और से अवधारणा करने की शक्ति रखने वाले पंचायत सदस्य न्यायाधीश, बिल्कुल सही है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सिर्फ एक अपना बचेगा, डी वाला। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं क्या होने, धारा छोड़िए, देखो ऐसे ही देखिए वो क्या दिया गया है, धारा 21 किससे परिभाषित करती है, धारा 21 लोक सेवक से। वहाँ पर लोक था, लोक किस में था, वहाँ पर लोक को परिभाषित किया था, यहाँ पर लोक सेवक को परिभाषित किया गया धारा 21 में। न्यायालय किस में था, धारा 20 में है। जंगम संपत्ति धारा 22 में। बेईमानी पूर्वक धारा 24 में। लोक सेवक नहीं है, ये पेपर में आ सकता है, लोक सेवक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। लोक सेवक कौन सा नहीं होता है, न्यायाधीश होता है, जो भी गवर्नमेंट से रुपये सैलरी वगैरह लेते हैं वो लोक सेवक होते हैं। जैसे ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, ग्राम सभा का प्रधान होता है, दिवाला ये क्या है, दिवाला रिसीवर ये नहीं होता है, तो न्यायाधीश भी होता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, यानी कि दिवाला रिसीवर ये कुछ नहीं होता। आगे देखिए धारा 21 में जैसे कि भारतीय दंड संहिता में बताया गया लोक सेवक को, और कौन लोक सेवक है, तो बताइए कौन लोक सेवक है इसमें। विधान सभा का सदस्य और विधानसभा का सदस्य, मुख्यमंत्री या फिर कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के अंतर्गत श्रम आयुक्त कार्यक्रम के लिपिक जो क्लर्क होता है वो। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो अपना 24 का कौन सा हो जाएगा, लोक सेवक कौन है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, आगे देखिए लोक सेवक, फिर से लोक सेवक है कौन है भाई,
राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्मचारी, जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं यानी कि अपने जो भी बैंक्स हैं उनमें कर्मचारी लोक सेवक, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड परिषद के निदेशक। तो ये बताइए कौन सा सही हो जाएगा अपना राइट आंसर होगा तो ये अपने, और इसके बाद में मुख्यमंत्री, इसमें ऑप्शन कट गया है, इसमें मुख्यमंत्री जैसा कि अभी पहले वाले में देखा था, तो ये दोनों ही बिल्कुल होंगे लोक सेवक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए उपयुक्त सभी लिखा हुआ है। ठीक है, जंगम संपत्ति किस में बताया गया? जंगम संपत्ति को किस में परिभाषित किया गया है? तो जंगम संपत्ति को बताया गया किस में परिभाषित किया गया है? धारा 22 में या 21 में या 23 या फिर 24 में, यानी कि 21, 22, 23 और 24 किस धारा में जंगम संपत्ति को परिभाषित किया गया है? तो जंगम संपत्ति कैसी होगी? 2 से 4 हो जाएगी, यानी कि धारा 24 में। यानी कि जंगम संपत्ति कैसी होती है? चलने वाली होती है, अच्छा चल संपत्ति होती है, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि 2 का वर्ग 4, यानी कि 24, धारा 24 कैसी है? जंगम संपत्ति से संबंधित है। धारा 21 जैसे लोक सेवक से संबंधित बताया था, धारा 22 जो है वो जंगम संपत्ति, सॉरी जंगम संपत्ति किससे संबंधित होगी? धारा 24 नहीं, धारा 22 होगी। यस, देखिए धारा 21 किससे? लोक सेवक से। धारा 22 किससे? जंगम संपत्ति है। धारा 23 जो है वो सदोष लाभ, और धारा 22 जो है सेक्शन 32 कार्य का लोप। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर विमला बनम दिल्ली शासन का वाद किस लिए प्रसिद्ध है? कपटपूर्वक या फिर बेईमानी पर विश्वास रखने के कारण। तो कौन सा राइट आंसर है? कपटपूर्वक। ठीक है, कपटपूर्वक से संबंधित है। आगे देखिए, कूटकरण को परिभाषित करता है। कूटकरण को परिभाषित करता है, बताइए 26 करता है, 28 करता है, 29 करता है या फिर 32 करता है? तो कौन करता है भाई? धारा 28 करती है, कूटकरण को परिभाषित करता है। देखिए जो व्यक्ति, देखिए जूम कर देता हूँ, जो व्यक्ति एक चीज को दूसरे से सादृश्य इस आशय से, अरे यार इस आशय से रचना है कि उसे सादृश्य हो जाए, यानी कि डुप्लीकेट बना देता है, उसका कूटकरण करता है, संभव है। तो यार देख लो, पढ़ के पता चलता होगा आपको क्या कहना चाह रहा है। तो ये कूटकरण कहता है। ठीक है, धारा 28 में देखो क्या कहा गया है। धारा 28 भारतीय दंड संहिता के, जो व्यक्ति ऐसे चीज़ को दूसरी चीज़ों को ऐसे डुप्लीकेट तरह से बनाएगा सादृश्य आशय से कि उस सादृश्य जो भी चीज़ बनाए होगे उसे संभव्य जानते हुए करता है। ठीक है, कूटकरण करता है। ओके, डुप्लीकेट बनाना यार। ठीक, नेक्स्ट देखिए, धारा 29(1) यानी कि धारा 29(a) या फिर धारा 29(a) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किस शामिल है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 91, बिल्कुल सही। धारा जो 2003 के दंड विधि संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो किस में संबंधित है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। इसका कौन सा हो जाएगा? इसमें जर्नली लोग दोनों लगाएंगे, लेकिन दोनों नहीं है, सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 91 है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्य आशय को अग्रसर करने में पद धारा 34, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दंड विधि जो संशोधन है इसी में तो है, 1870 के में। ठीक है, बरिंदर कुमार घोष, ये बहुत ही आया बढ़िया क्वेश्चन। बरिंदर कुमार घोष बनम एम्परर किस धारा पर है? तो किस धारा पर है? ये अपनी धारा 34 पर है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महबूब शाह बनम, देखिए महबूब शाह बनम सम्राट वाद में किसने निर्णय लिया था या निर्णय किया था? किसने निर्णय किया था? तो ये किसने किया था? सर माधवन नायर जी ने किया था। किसने किया था? माधवन नायर जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महबूब शाह जो बनम सम्राट का जो प्रिंसिपल प्रिवी काउंसिल के सर जो माधवन नायर ने इसका निर्णय किया था, और ये असल में संबंधित किससे था? तो ये सामान्य आशय और सामान्य आशय में अंतर बताया गया था। सामान्य आशय और सामान्य
समान हास्य में, समान हास्य और सामान्य हास्य में अंतर बताया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, 50 रुपये थे जिसमें उसके स्वामी का पता लिखा हुआ था, तो आप उसका पर्स को वापस करना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, संपत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आखिर है किस में? तो धारा 403 में है। भारतीय दंड संहिता के किसी भी चल संपत्ति का स्वयं के उपयोग के लिए दुर्विनियोग अपराधी होता है, आपराधिक होता है। ठीक, दुर्विनियोग। देखिए, का सार्वजनिक मार्ग पर पड़ा हुआ 1,000 रुपये का नोट उठा लेता है और का ये नहीं जानता है कि नोट किसका है। का ये नहीं जानता है कि नोट किसका है। का ने अपराध किया? का ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि नोट पे किसी का नाम नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट देखते हैं, इतने क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर देना, शेयर कर देना और जमे रहिए, पढ़ाई करते रहिए।